नेपाल में सिनेमा लाइन में एज एन डायरेक्टर राइटर डायरेक्टर हूं मैं, और एडवर्टीजमेंट कमर्शियल का मैं भी डायरेक्टर एंड प्रोडक्शन हाउस होल्डर हूं। अभी नेपाल की जो कंडीशन है, खासकर ये क्या है, लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन क्या हो रही है कि ये सोशल मीडिया के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। दैट इज नॉट ट्रू। ये सोशल मीडिया का प्रोटेस्ट नहीं है। ये आपको सीधा सीधा करप्शन के विरोध में है। गवर्नमेंट को झकझकाना चाह रहे हैं बच्चे, क्योंकि सोशल मीडिया क्या हो गया, ये बच्चे जब पैदा हुए तब से ये सोशल मीडिया में बड़े हुए बच्चे हैं। इन लोगों ने, जब ये बच्चे खाना नहीं खाते थे तो इनको यूट्यूब दिखा के खाना खिलाया जाता है, वो बच्चे हैं। तो इन्होंने प्रोटेस्ट के नाम पे क्या जाना है, सिर्फ हैशटैग @ इसे ये प्रोटेस्ट मानते थे उनकी भाषा में, क्योंकि ये लोग कभी भी फ्लोर पे ऐसे रोड पे नहीं आए हुए थे। तो इससे क्या हो गया कि लोगों को इनका, आप लोगों क्या बात ऐसे समझना पड़ा कि ये उनको बोलने का उनका अधिकार छीन लिया गया, उनका मुंह, उनकी जबान दबाई जा रही है, उनके शब्दों को दबाया जा रहा है। ये इस तरह से आप इसको लीजिए। अब बिल्कुल इंडियन मीडिया से एकदम ही ज्यादा, बहुत एकदम दिहाड़ते दिल से एकदम अनुरोध है कि प्लीज इसको सोशल मीडिया का प्रोटेस्ट मत बोलिए। सोशल मीडिया में फ्रीडम का प्रोटेस्ट है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का प्रोटेस्ट है, और ये करप्शन के विरोध में है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जी नमस्ते, मेरा नाम प्रतिमा चौधरी, मैं भी एक मीडिया पर्सन हूँ और प्रोफेशनली एक लेक्चरर भी हूँ, कॉलेज में पढ़ाती हूँ बच्चों को। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये जेंजीज का जो अभी का प्रोटेस्ट है, ये गवर्नमेंट को यही अपना आवाज बताना चाह रही थी कि मतलब करप्शन गवर्नमेंट और जो ये अनस्टेबल गवर्नमेंट है नेपाल में जो अभी होता है, तो बच्चों का यही मांग था कि हम लोगों को नो करप्शन, एंड ऑफ करप्शन, और मेनली फ्रीडम ऑफ स्पीच। और ये सोशल मीडिया का जो इश्यू अभी लोग उछाल रहे हैं, एक्चुअली सोशल मीडिया मेजर एजेंडा नहीं है। मेन एजेंडा तो करप्शन के खिलाफ था, और जो ये राज्य व्यवस्था का बेथिती है, जो ये अभी का स्थिति परिस्थिति है, इसको सुधारना चाहिए। और हम लोगों का जो आवाज है, इसको हम लोग बुलंद हिसाब से उस किस्म से हम लोग बोलना चाहते हैं, उठाना चाहते हैं, बोल के ये जेंजी बच्चे, जो मेरी भी बेटी है, एक ही बेटी है, वो भी जेंजी में है, तो इस हिसाब से बहुत ही करीबी रिश्ता है इन बच्चों का। जो ये एजेंडाज था उसमें मेरा भी बहुत सपोर्ट, मेरा समर्थन है, ऐक्यबद्धता किया है मैंने भी। और कल जो घटनाक्रम हुआ, कितनी माओं का 19-20 बच्चे जो अभी डेथ हो गए हैं, और जो एक सिचुएशन हो गया, हम लोग कल से बहुत पीड़ा में है। ये आंखों से आंसू नहीं कि मतलब आत्मा रो रही है, हर नेपाली रो रहा है अभी के सिचुएशन में। तो हम लोग यही चाहते हैं कि जेंजीज बच्चे जितने भी हैं, उन लोगों के जितने भी डेथ हुए हैं, माओं की गोद सुनी हुई है, वो बच्चे तो वापस नहीं आ सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट जिस हिसाब से आगे बढ़ रही है, उस हिसाब से ना जाके ये एक सही तरीके से एड्रेस करें, और गवर्नमेंट का जो रोल होता है, वो रोल वो लोग सही तरीके से प्ले करें। इतना ही रिक्वेस्ट है। और थैंक यू सो मच, आप लोग आए और इंडिया से आके हम लोगों के देश में जो हो रहा है उसके लिए कवरेज करें। थैंक यू सो मच। तो ये कुछ हिंदी भाषी लोग वहां मिले हमारे सहयोगी को, टी राघवन को, उन्होंने मुद्दा समझने की कोशिश की। तो ये बात समझ में आ रही है कि आंदोलनकारी ये नहीं चाहते कि ये कहा जाए कि वो केवल सोशल मीडिया बैन के खिलाफ है। उन्होंने कहा हमारी लड़ाई भ्रष्ट सरकार और इस पूरे भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ है, इसीलिए हम चाहते हैं कि इसमें एक आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए। तो वो इसको करप्शन के खिलाफ एक क्रूसेड के तौर पर देख रहे हैं सारे आंदोलनकारी। सवाल यही है कि विकल्प क्या है, क्योंकि जो विपक्षी दल हैं और नेता हैं, वो भी इन आंदोलनकारियों के उतना ही निशाने पर हैं जितना सत्ता पक्ष है। अब क्या नेपाल में एक नए तरीके से चुनाव कराना, यही एक रास्ता सामने रह जाता है, दिखाई देता है। ये कुछ और तस्वीरें आ रही हैं बार बार। फिर किसी घर के अंदर दाखिल हो रहे हैं ये आंदोलनकारी, फिर किसी नेता मंत्री के घर के अंदर घुसे आंदोलनकारी। आप देखिए वहां तोड़ फोड़, गमले उठा करके पटकना, जो चीज सामने आ रही है उसे तोड़ा फोड़ा जा रहा है। तो पूर्ण अराजकता है।
तो होता ये क्योंकि अब सरकार वहाँ पर नहीं बची है ना, एक तरह से आप समझ लीजिए कि सरकार कोई नहीं है। जब तक सरकार नहीं होगी तो फिर अराजकता बढ़ेगी, और अराजकता इसलिए भी बढ़ती है क्योंकि आप टाइम पर लोगों की सुनवाई नहीं करते। जो प्रदर्शनकारी है, जो छात्र है, उनको नहीं किया जा रहा। और फिर से मैं इस बात पर जोर दे रहा हूँ कि ये सिर्फ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं है, इसमें आपको एक इंटरनेशनल एंगल देखना पड़ेगा, और उसके साथ जब जाएंगे तो बहुत सारी स्थितियाँ साफ होंगी कि डीप स्टेट कहें, जो भी आप नाम कहते हैं, विदेशी ताकत आग भड़का सकती है, मतलब लगी हुई आग को बढ़ा सकती है, कि उसको चाहिए तो ना, मतलब उतना आक्रोश तो चाहिए लोगों में। नहीं, आप मॉडल को समझते नहीं है। आक्रोश को भड़काने के लिए भी वो काम करते हैं। ये जो अभी आप एनजीओज का नाम ले रहे हैं, मेरे को सीधे आरोप नहीं लगा रहा, वो कैसे तैयार होता है, जो बात यहाँ पर भी होती रहती है। मैंने जो कहा ना कि पहले आप सरकार, जो भी सरकार है, सरकार अच्छी है खराब है वो नहीं है, उसको क्रेडेंशियल जो है ना, उसको सवाल खड़े कर दे, डिसक्रेडिट कर दे। डिसक्रेडिट करते ही जो है फिर धीरे धीरे उसका माहौल बनने लगता है, और जो खासतौर से जेन ज़ी है या छात्र आंदोलन है या नौजवान है, उसको इसमें ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है। करप्शन भी एक बहुत बड़ा इशू है, और करप्शन से भी ज़्यादा, करप्शन का क्या मतलब रहा? करप्शन का मतलब ये हुआ कि जो दोनों में, गरीब में और जो राजनीति है, उसकी जो वेल्थ है उसमें इतना बड़ा अंतर हो गया, डिस्पैरिटी जो है, उससे भी बहुत नाराजगी लोगों में पैदा नेपाल होती एक है। गरीब देश और है। वहां पर अगर लोग ये देखते हैं कि नेताओं के, मंत्रियों के बच्चे जो हैं, अफसरों के बच्चे, वो अच्छे से रह रहे हैं, हमारी क्या हालत है, तो ना नौकरी है ना एजुकेशन के उससे भी नाराजगी होती है, एवेन्यूज हैं जी। तो ये और वो सब कुछ एक साथ फूट पड़ा है ये, और इसको हैंडल नहीं कर पाई नेपाल की सरकार। जी सर, मुझे लगता है कि देखिए सर, देश के अंदर आंतरिक असंतोष होगा, उसके बाद ही इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा होता है। सिर्फ डीप स्टेट कह देना या अमेरिका का हस्तक्षेप है, उसके कारण भाई ठीक है, नेपाल की जनता कहेगी कि भाई नेताओं के बच्चे खीर पूड़ी खाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें कम से कम सादी रोटी तो खाने को मिले। नेपाल के नेताओं के बच्चे बड़ी गाड़ियों में घूमे, लेकिन कम से कम हम अपने घर में ठीक ठाक से दाल रोटी तो परिवार को खिला सके। जब पूरी तरीके से जब करप्शन हो जाए, भ्रष्टाचार का मामला उत्पन्न हो जाए, तो ये विद्रोह होना स्वाभाविक है। और देखिए जिस तरीके से लोग बोल रहे थे कि इससे सोशल मीडिया का मत बोलिएगा, सोशल मीडिया बैन किया था, वो तो कल ओली ने हटा दिया था, उसके बाद भी अगर विरोध हो रहा है तो ये लगातार लंबे समय से जो भ्रष्टाचार आपके देश के अंदर पनप रहा था, और जिसके कारण असंतोष और एक असमानता जो उत्पन्न हो गई थी, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही थी, हर चीजें बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ चुकी थी, सरकार युवाओं की मांग पर ध्यान नहीं दे रही थी, करप्शन हो रहा था, अनाप शनाप पैसा वहां के नेता बना रहे थे, बड़े बड़ी कोठियां बना ली, तो जनता को लगा कि भाई ये वक्त आ गया है और उसका फायदा ठीक है फिर कोई दूसरा देश उठा सकता है। ये भी देखिए कि अभी 2 दशक पहले ही तो वहां पर ये माओवादी जो थे वो क्रांति करके आए थे। प्रचंड जो आप विपक्ष के नेता हैं, पूर्व प्रधानमंत्री हैं, 2008 में 17 साल हुए हैं अभी। 17 साल हुए, इसी नाम पर आए थे, ये भी सिस्टम बदलने के नाम पर आए थे। राघवन कुछ कह रहे हैं जी। राघवन, इसी प्रोटेस्ट का ये दूसरा दिन है और मांग सिर्फ एक ही है कि इस सरकार को जाना होगा। केपी शर्मा ओली की सरकार तब तक इस्तीफा नहीं देगी, तब तक युवाओं का ये आक्रोश, ये गुस्सा जारी रहेगा। युवा इस बात से आहत हैं कि यहाँ पर करप्शन की सारी सीमाएं जो है वो लांघ दी गई है। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर काठमांडू शहर के बीचों बीच इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास वो रास्ता जो प्रधानमंत्री के कार्यालय की ओर जाता है, वहां पर टायर जलाकर जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और लगातार एक ही मांग की जा रही है कि जो सरकार है वो सरकार यहाँ पर युवाओं के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में नाकामयाब रही है, असफल रही है, इसीलिए उस सरकार को जाना होगा। और जैसे ही इस प्रोटेस्ट के दूसरे दिन हमने देखा कि जहां जहां पर जितने भी बड़े मंत्री हैं उनके घरों के बाहर ये प्रोटेस्ट किए गए, वहां पर जाकर आगजनी और तोड़फोड़ हुई। उसके बाद एक जो हैं बड़े मंत्री यहाँ पर इस्तीफा दे रहे हैं। इस्तीफा देने का सिलसिला जो है वो गृह मंत्री से शुरू हुआ था, उसके बाद कृषि मंत्री, संचार मंत्री, लगातार एक के बाद एक जो है मंत्री जो है यहाँ पे इस्तीफा देते हुए नजर आ रहे हैं। यही बात वहाँ पर कैबिनेट में भी की गई थी कि जिस तरह का को हैंडल किया गया सिचुएशन को, जो जेन ज़ी प्रोटेस्ट का पहला दिन था वो बिल्कुल ठीक नहीं था। हालांकि ये बताया जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री हैं वो अपनी बात पर अड़े हुए थे। उनका ये कहना था कि सरकार का फैसला सही था, वो युवाओं के हित में लिया गया एक फैसला था और ऐसा नहीं था कि वो कंप्लीटली इसको बैन करना चाहते थे। वो कुछ कंडीशंस के साथ उसको अलाउ कर सकते थे, लेकिन उसके बाद जब दबाव पड़ा तो इस सारे बैन को हटा दिया गया। और अब जो मांग है वो सिर्फ एक ही है कि इस सरकार को जाना होगा। और ये जो संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं काठमांडू से, वो साफ इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि एक के बाद एक